दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्पस ल्यूटियम। तो अब बात करने वाले हैं अपन कार्पस ल्यूटियम के बारे में। अच्छा, इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि एक ओवेरी की स्ट्रक्चर के अंदर अपन पर देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल पार्ट जो होता है उसे मेडुला कहा जाता है और एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, फॉलिकल सेल्स पाई जाती है, पुट्टिका या ग्राफिन पुट्टिका कोशिकाएं पाई जाती है। इन ग्राफिन पुट्टिका कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एफएसएच हार्मोन आता है। क्या आता है, एफएसएच हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन के बाद में क्या होता है, इनके अंदर एक आवरण बन जाता है जिसे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहा जाता है। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक आंतरिक आवरण। बाह्य जो होता है उसे बोला जाता है थीका एक्सटर्ना और आंतरिक जो आवरण होता है उसे कहा जाता है थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना जो होता है वो पोटिलाइटिक एंजाइम का स्त्राव करता है, जबकि जो आंतरिक जो लेयर होती है थीका इंटरना वो करती है आपका एस्ट्रोजन का स्त्राव करती है। अच्छा, बात कर लेते हैं यहां तक। अब महिलाओं के अंदर क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम की बात करेंगे तो थोड़ा नोटिस करें कि अब महिलाओं के अंदर क्या होता है, 14वें दिन माहवारी चक्कर, मेनेस्ट्रुअल साइकिल या जो रज चक्कर होता है उसके 14वें दिन क्या होता है, फीस ग्रंथि जो होती है अपने पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीजिंग ज्यादा करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है वो ज्यादा रिलीज करती है। ये जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आके क्या करेगा, इन फॉलिकल सेल्स के पास में आएगा। फॉलिकल सेल्स मतलब पुट्टिका या ग्राफिन पुट्टिका कोशिकाएं, इन फॉलिकल सेल्स के पास में आएगा और इनका क्या करेगा, यहाँ से ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। क्या करते हैं, इनकी ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ओव्यूलेशन मतलब अंडोस्रक स्टार्ट करवाएगा। क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर अंडोस्रक किया स्टार्ट करवाएगा। अंडोस्रक के क्या होगा, ये फॉलिकल जो सेल्स है ये टूट टूट कर क्या होगी, यहां से टूट कर क्या होगी, आपके अंडवाहिनी में चली जाएगी और निषेचन के काम में आ जाएगी, या निषेचन के काम में ना आए तो भी यहां से क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाएगी। अब ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद में मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन आप ये बोल सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के बाद में या फिर 14वें दिन के बाद में क्या होता है, तो अब जो बची हुई रिमेनिंग जो पोर्शन होता है किसका, फॉलिकल सेल्स का या ग्राफिन पुट्टिकाओं का, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, मान लीजिए ये तिथि रह गई, चलो सपोज दैट ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो है ये कहलाता है आपका आपस में संगठित होकर कार्पस ल्यूटियम। क्या बन जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम। तो ये कहलाएगा अब की बार कार्पस ल्यूटियम या कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहा जाता है, एक बार देखें कि अंडोस्रक के बाद 14वें दिन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीजिंग ज्यादा होने की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, और ओव्यूलेशन के आफ्टर तो अंडोस्रक के पश्चात क्या होगा, फटी ये पृष्ठवी जो भी है आदि बच जाती है, रिमेनिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं। फटी हुई फॉलिकल्स या ग्राफिन फॉलिकल्स जो होती है कोशिकाओं का शेष भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये ल्यूटियम की बात कर ली कि रिमेनिंग पोर्शन ये हो गया। अच्छा, बात क्या करते हैं आगे, नोट में क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। अब इनको फॉलिकल सेल्स नहीं बोला जाएगा, अब इनको क्या नहीं बोला जाएगा, फॉलिकल सेल्स नहीं बोला जाएगा। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, ल्यूटियल सेल्स बोला जाएगा। इनको क्या बोला जाएगा दोस्तों, ल्यूटियल सेल्स बोला जाएगा। तो पूछा जाता है ग्राफिन कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती है, उपस्थित सेल्स होती है, कौन सी होती है, ल्यूटियल सेल्स होती है। इसके बाद बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर उपस्थित पिगमेंट कौन सा होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट जो होता है जो इनके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर या कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो पिगमेंट या वर्णक जो होता है वो होता है ल्यूटीन नाम का पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है दोस्तों, ल्यूटीन पिगमेंट होता है। ये ल्यूटीन पिगमेंट जो होता है येलो कलर में होता है। किस कलर में होता है, ये येलो कलर, पीले रंग का पदार्थ होता है। अच्छा, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड ही कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ही जो ग्राफिन फॉलिकल सेल्स में ओव्यूलेशन के बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन, मान लीजिए फॉलिकल सेल्स बच गई, क्या बच गई, फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स आपस में अटैच में आ जाएगी, मान लीजिए ये फॉलिकल सेल्स ऐसे जुड़ के और ये स्ट्रक्चर बन गई कार्पस ल्यूटियम वाली। क्या बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम वाली ये स्ट्रक्चर बन गई। ये कार्पस स्ट्रक्चर जो बनी है ये क्या करती है, एक प्रकार से ग्लैंड का कार्य करेगी। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनकी तरह क्या करेगी, ये बिहेव करेगी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हमेशा हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है दोस्तों, हार्मोन रिलीज करती है। तो ये भी क्या करेगा, ग्रंथि के अनुसार ग्लैंड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, दो हार्मोन रिलीज करेगा। वो टू हार्मोन जो है वो है, एक तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा है दोस्तों, एक तो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सेकंड आपका कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये दो हार्मोन रिलीज करेगी। मैं वापस फिर से बोल दूं कि ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद में रिमेनिंग
रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है फॉलिकल सेल्स का वो बन जाता है इकट्ठा होकर संगठित होकर कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो येलो कलर का होता है ल्यूटीन पिगमेंट के कारण। अच्छा, ये जब इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करता है, एक प्रकार से ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और ये क्या करेगा, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करेगा। जो दो हार्मोन होते हैं वो होता है आपके प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप अच्छी तरह जानते हैं, महिलाओं के अंदर जो होते हैं दो हार्मोन जो होते हैं, लिंग हार्मोन होते हैं या सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। एक होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन अपन पहले पढ़ चुके, जो महिलाओं के अंदर द्वितीय गौणलिंगी लक्षणों को निर्धारित करता है। अब बचा अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। आरोपण मींस इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा था कि जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा था। मान लीजिए जैसे स्ट्रक्चर थी, ये हाफ स्ट्रक्चर बना दी मैंने, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्या होगा, जो जाइगोट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इसमें ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो भी जाइगोट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो जाके धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा और 6 डेज के अंदर क्या होगा, यहाँ से आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो के रूप में क्या होगा, ये जो यूट्रस होता है उसकी दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जिसे अपन बोल सकते हैं मतलब जैसे भ्रूण का आरोपण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, भ्रूण का आरोपण। तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए उसको तैयार कौन करता है, मींस इस एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर कौन करता है, ताकि क्या हो सके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या फिर अपन बोल सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके, एक बच्चे का निर्माण हो सके। इसलिए इस एंडोमेट्रियम लेयर को तैयार कौन करता है दोस्तों, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो आप याद रहे कि जो प्लेसेंटा जो होती है, ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो हो गया। तो प्लेसेंटा जो होती है वो एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम लेयर से किस हार्मोन की वजह से जोड़ पाती है, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या करवाती है, कनेक्ट करवाती है। नेक्स्ट आपका रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा है नेक्स्ट, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये डिलीवरी के टाइम पे क्या करेगा, जैसे दे रखा है प्रसव में सहायक होता है, डिलीवरी में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब डिलीवरी के समय क्या करेगा, ये जो यूट्रस है, दोनों तरफ से जो यूट्रस आ गया, मान लीजिए ये यूट्रस की स्ट्रक्चर बनाती, तो ये यूट्रस को जैसे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जैसे मान लीजिए चाइल्ड बना, तो ये एम्ब्रियो बन गया सपोज दैट। जैसे मान लीजिए ये बच्चे का हेड बन गया, ये लेग हेड बन गए, ठीक है। जैसे ये बच्चा बना, फॉर्म हुआ, ये बच्चे को क्या करेगा, यहाँ से ये जो यूट्रस है, गर्भाशय जो है, ये क्या करेगा, इस रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या करेगा, इसको पुश करेगा, मतलब इसको धक्का मारेगा इसको। जैसे ये पुश करेगा, ये क्या होगा, सर्विक्स पार्ट से क्या होगा, बॉडी के अंदर नीचे जो बर्थ कैनाल है, ये वेजाइना जो है, उससे होता है बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है, आपका हेल्पफुल रहता है। कौन सा हार्मोन रहता है, आपका रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन। तो पूछा जा सकता है प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, ये होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर से, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है किसका, फॉलिकल सेल्स का। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, संरचना जो होती है, उसमें बना हुआ रक्त का थक्का क्या कहलाता है। अच्छा, अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि जो ओवरी जो होती है, ओवरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अच्छा, मैंने यहाँ बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो जाती है, ऐसे सेल्स जो रिमेनिंग पोर्शन जो फॉलिकल सेल्स है वो आके अटैच हो जाती है। अच्छा, इनमें भी क्या होता है, कई बार ब्लड का थक्का या ब्लड का क्लॉट जो होता है वो मतलब बन जाता है और वो ऐसा कैसे रह जाता है। मान लीजिए ये ब्लड का क्लॉट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये ब्लड का क्लॉट बना हुआ है। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर के अंदर अगर ब्लड का क्लॉट बना हुआ है तो इस ब्लड के क्लॉट को क्या कहा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा नोटिस करें इस चीज को कि कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर के अंदर अगर इसके फॉर्मेशन के टाइम पे अगर कुछ ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जिसमें मान लीजिए ब्लड का क्लॉट बन गया, तो ये जो ब्लड का क्लॉट बना है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है कॉर्पस, क्या कहा जाता है, कॉर्पस हीमोरेजिकस। क्या कहा जाता है दोस्तों से, कॉर्पस हीमोरेजिकस। तो वापस पढ़ रहा हूं मैं एक बार कि कॉर्पस ल्यूटियम संरचना में बना रक्त का थक्का क्या कहलाता है, रक्त का थक्का कहलाता है कॉर्पस हीमोरेजिकस। क्या कहलाता है दोस्तों, कॉर्पस हीमोरेजिकस कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है अपना कि कॉर्पस एल्बिगेंस किसे कहा जाता है दोस्तों, कॉर्पस एल्बिगेंस किसे कहा जाता है। तो देखते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस क्या होता है। अच्छा, आप अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, जाइगोट स्ट्रक्चर होगी या फिर अपन बोल सकते हैं भ्रूण का इम्प्लांटेशन होगा, चाइल्ड डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो, इसमें ओवरी के पास ओवम जो होता है, एग के पास में स्पर्म नहीं जाएंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, जाइगोट स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो एक निष्क्रिय स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक इनएक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, किसी प्रकार का हार्मोन रिलीज नहीं होता है। और इस जो संरचना जो होती है, जो इनएक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है, इसे क्या कहा जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे
कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। इस मींस ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो क्या हो जाता है, इसके अंदर हार्मोन रिलीज होंगे। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है टोटल, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है, ये टोटल कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्बिकेंस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस जो होता है वो कैसी कंडीशन में होता है, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर होता है। किस कंडीशन के अंदर होता है दोस्तों, इनएक्टिव, निष्क्रिय कंडीशन के अंदर होता है। ये किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता, हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो दोस्तों अपन ने यहां तक बात कर ली, अपन ने बात कर ली पूरी डिटेल ओवेरी की, किस प्रकार से क्या होता है उसके अंदर एग फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से नहीं होता, किस प्रकार से अंदर कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फीमेल जो होती है, फीमेल के जो मतलब सेकेंडरी जो ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब द्वितीय लैंगिक जनन जो अंग जो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक अपन ने टॉपिक में बात की है सिर्फ और सिर्फ ओवेरी को डिटेल में पढ़ा। अपन ने क्या पढ़ा है, ओवेरी को डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।